हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका आपके प्यारे चैनल 10+2 अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का पढ़ेंगे। एक टॉपिक है जो कि दूसरा लेसन है एनसीईआरटी का, जिसे है बहुपद है। क्या है? बहुपद। बहुपद जो कि कक्षा 9th में आपको पढ़ा दिया गया है। बहुपद क्या होता है ये सब बताया गया है। आज हम पुनः एक बार बहुपद की डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। ठीक, बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया? ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर राशियों की घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य होती है। क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक या शून्य होता है। अर्थात चर राशियों की घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये चर राशि क्या होती है? चर राशि क्या होती है? ठीक, ये पूर्णांक क्या होता है? ये सब कक्षा 8 और 9 की चीज़ें हैं, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार हम बता देता हूँ आपको। चलो जल्दी से पहले हम देखते हैं चर और अचर राशि क्या होती है। ठीक, चर राशियाँ जैसे मान लीजिए यही एक क्या है? वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। एक दूसरा वर्ग है। ठीक, और एक तीसरा वर्ग है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी अगर मैं 2 यूनिट मान लूँ, क्या मान लूँ? 2 यूनिट। और इसको कितना मान लूँ? या फिर ऐसे मान लो, इसको x मान लूँ, इसको भी x मान लो। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4x²। यही होगा? गलत है। गलत। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। अर्थात एरिया बराबर कितना हो गया? x²। कितना हो गया? x²। तो x का मान कितना है इसमें? कोई फिक्स राशि नहीं है। ठीक, अर्थात अगर हम इसी में x का मान क्या कर दें? x बराबर 1 रख दें तो क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा? 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी में x का मान अर्थात नीचे वाला एरिया 2 ले लूँ, साइड 2 ले लूँ, इस वर्ग का एक भुजा कितनी हो जाए? 2 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2। ठीक, कितना हो जाएगा? 4। और इसमें अगर मैं 3 सेंटीमीटर का ले लूँ भुजा तो कितना होना चाहिए? एरिया 6 होना चाहिए। ठीक, अर्थात इस यक्स में हम इस भुजा का मान को रख सकते हैं। तो यक्स का मान डिफरेंट होने पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अलग अलग यक्स के मान के लिए अलग अलग मान आ रहा है। तो यही जो मान बदल रहा है, अर्थात यक्स का मान फिक्स नहीं है, इसी को क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। ठीक, चर राशि वे होती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है। अच्छा, अगर इसे में हम आपसे क्या पूछे होते? अगर परिमाप पूछे होते, इसका वर्ग का परिमाप, इसका वर्ग का परिमाप यानी 4 भुजाओं का योग। तो इसमें 4 भुजा है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अर्थात चारों भुजाओं का योग। तो 4 भुजा कितनी है? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। 4 भुजा हो गई ना, इसको लिख सकता हूँ 4x। अच्छा, अब इसमें देखो कौन सा मान नहीं बदलेगा? 4 का मान बदल जाएगा कि x का मान बदल जाएगा? 4 का मान नहीं बदलेगा, जबकि x का मान बार बार बदलेगा। अगर मैं x का मान 1 रखूंगा तो इसका परिमाप कितना आना चाहिए? इस पहले वाले वर्ग का 1 आएगा कि 4 आएगा? क्योंकि 4 गुणे 1 हो जाएगा इसका परिमाप। और अगर x बराबर इसमें 2 रखूंगा तो इसका परिमाप कितना आना चाहिए? परिमाप का सूत्र होता है कितना? 4x। तो 4 गुणे x का मान कितना है? 2। कितना आया? 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8। ठीक, उसी प्रकार से इसका परिमाप अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे x में यानी 4 गुणे 3, तो कितना आना चाहिए? 12 आ जाएगा ना परिमाप। तो हम इसमें देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं, एक राशि फिक्स है। कौन? ये 4। बाकी ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब जो वैल्यू बार बार बदल रही है वही क्या होती है? चर राशि होती है। लेकिन जो वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होती है? अचर राशि होती है। ठीक, तो इसमें चर राशि कौन है? ये यक्स। और अचर राशि कौन सी हो गई? 4। ठीक, अच्छा, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। अचर राशि वे राशियाँ होती है जिनका मान फिक्स होता है, अर्थात बदलती नहीं है। लेकिन चर राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनका मान बदल जाता है। तो वही हमने लिखा है, ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब कक्षा 8 में बताया जाता है बीजगणित। बीजगणित में जिसमें x y z चर राशियों का प्रयोग किया गया हो और साथ में अचर राशियों का भी प्रयोग किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात कितनी हो? धनात्मक हो या शून्य हो। ठीक, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक,
फ्रैक्शन में नहीं लेना है, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। चलिए हम बहुपद लिख देते हैं। जैसे A0 हो गया, फिर A1 x की पावर यहाँ कितना होना चाहिए 1, फिर A2 x की पावर 2, फिर A3 x की पावर 3, ऐसे डॉट डॉट लेते कहाँ तक जाएंगे, AN x की पावर n। n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो यही क्या होता है, बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है। देखो इस बहुपद में चर राशियां हैं, चर राशि हो गई कि नहीं हो गई, उस चर राशि के साथ एक अचर राशि गुड़ी हुई, क्या हुई है, गुणित रूप में हुई है, इसको क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। तो ये इसका गुणांक हो गया, क्योंकि ये अचर राशि इस चर राशि के साथ क्या हुई है, गुणित रूप में है, इसीलिए इसको इस यक्स वाले गुणांक का कौन हो जाएगा, ये गुणांक ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और x3 का गुणांक कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ठीक। तो यही क्या है, बहुपद है। बहुपद में चर और अचर राशियाँ दोनों होती हैं। देखो इसमें कोई चर राशि है इसके साथ नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक अचर राशि पूरी हो गई, ठीक। तो यही होता है बहुपद। अब बहुपद आपका कई प्रकार का होता है, ठीक। पहला बहुपद जो दिया है रेखीय बहुपद, क्या है, रेखीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितना हो, बताओ रेखीय बहुपद की परिभाषा, जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, एक हो, यही बताए थे ना। रेखीय बहुपद कौन सा, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में चर राशि की घात कितनी होती है, चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक। तो हम कैसे लिख देंगे, P ऑफ x इजिकल टू A0 A1 x, ठीक। x की घात कितनी इसमें एक है ना, तो यही क्या हो गया, रेखीय बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें x की घात, चर राशि की घात कितनी है, एक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ x इजिकल टू x AX प्लस b, ठीक। एक अचर राशि हो गई, और इसमें एक देखो यहाँ भी एक अचर राशि है, लेकिन ये अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणा में है, ठीक। तो आप देखो इसमें चर राशि की घात कितनी है, एक है। मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। अगर इसी में क्या कर दिया जाए, दूसरा एक बहुपद ले ली जाए जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, जैसे देखो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो बताओ इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो ये किस घात का बहुपद हुआ, कक्षा 9th में आपको बताया गया था ना बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है। तो बहुपद की घात निकालने के लिए हम उस बहुपद में देखेंगे चर वाली राशि की अधिकतम से अधिकतम किसकी घात, कितनी घात है। तो इसमें देखो ये भी चर राशि, इसमें भी यही चर राशि है ना, तो इस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। उसी प्रकार से इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार से त्रिघात होता है, कितना होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, P ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, AX³ प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, ठीक। जहाँ पे ABCD क्या है, अचर राशियां हैं, ठीक। x क्या है, चर राशि है, x क्या है, चर राशि है। तो इस x की अधिकतम घात कितनी इसमें है, 3 है, इसलिए इसकी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सभी बहुपद क्या होते हैं, इसको मिटा दें। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद के शून्यक, ठीक। अभी बताएंगे बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, ठीक। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, बहुपद के शून्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक का मतलब ये होता है x के वह मान या फिर चर राशि का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे P ऑफ x एक बहुपद हो जाए x स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ये कैसा बहुपद है, द्विघात का है कि एक घात का है, द्विघात का बहुपद है। तो इस द्विघात के बहुपद में x की कौन सा मान रखें कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जिस मान के लिए 0 हो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा,
शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ठीक, तो मान लेता हूं मैं, माना इस द्विघात बहुपद का शून्यक कितना मान लूँ मैं? शून्यक क्रमशः अल्फा एंड बीटा है। ठीक, यहाँ पे सिलेक्ट दिया गया कितना है? अल्फा और बीटा है। अर्थात अल्फा बराबर अगर यहाँ इसमें रखा जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बीटा बराबर भी इसमें रखा जाएगा तो 0 रखा जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इस द्विघात बहुपद का शून्य केवल और केवल 2 ही क्यों होगा? क्योंकि इसमें यक्स क्या है? चर राशि है। उस चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसीलिए इसका शून्य भी कितना होगा? 2 होगा। ठीक, उसी प्रकार से रेखीय बहुपद का, किसका? रेखीय बहुपद का शून्य कितना होगा? 2। जैसे ax प्लस बी हो। ठीक, p ऑफ x, ये भी एक क्या है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? रेखीय है कि द्विघाती है? रेखीय है। तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा? 1 होगा कि 2 होगा? 1 होगा। कितनी बार बताए हैं? क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 1 है। इसलिए इसका शून्य कितना होगा? ओनली 1 होगा। ठीक, कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अच्छा, शून्य का मान कितना होगा उससे का? उस शून्य का मान कितना होगा बताओ? तो शून्य का मान हमने बताया है, शून्य जो होता है माइनस बी का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक बटे क्या कर देंगे? गलत। कितनी बार पढ़ा है भाई? काल पढ़ाए, परसों पढ़ाए, फिर भूल जाती हो। बताओ, यहाँ लिखेंगे माइनस अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद बटे क्या कर देंगे? चर पद। हाँ, यक्स का गुणांक, यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा? यहाँ a हो जाएगा। और अचर पद इसमें कौन होगा? b हो जाएगा। ठीक, ये रेखीय बहुपद है ना, तो रेखीय बहुपद ax प्लस बी के रूप में लिखा गया है। इसमें इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक, अर्थात अगर हम इसका मान इसमें रख देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी हम आपको सवाल के रूप में बताएंगे। जैसे अगर मान ले एक बहुपद, क्या मान ले? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, क्या मान लो? 3x प्लस 2। ये क्या है आपका? एक रेखीय बहुपद है। वेरी गुड। इस रेखीय बहुपद में x का कौन सा मान रखूं कि इसका मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो x का वही मान उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ सूत्र में बताया गया शून्यक बराबर कितना होता है? अचर ओस रेखीय बहुपद का। रेखीय बहुपद का शून्य क्या होता है? रेखीय बहुपद का शून्यक बराबर होता है माइनस चर पद, सॉरी अचर पद। कौन? अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो बच्चों इसमें देखो अचर पद कौन है? -2 हो जाएगा। यहाँ सूत्र माइनस है ही है तो 2 लिखेंगे। और एक्स का गुणांक कितना है? 3 है, तो -2 बटे 3। अब तुम जहाँ जहाँ एक्स है अगर उसमें -2 बटा 3 रखोगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना आएगा? 0 आएगा। देखो, चलो रख के देखते हैं। तो एक्स की जगह क्या रखो? पी ऑफ एक्स में -2 बटा 3। इधर भी रखो एक्स की जगह, तो 3 गुणे -2 बटा 3। ये 3 से 3 कट गया, यहाँ +2 है तो बचा कितना? यहाँ जब 3 से कट गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा होगा। 1 गुणे -2 ना, 1 गुणे -2, 1 गुणे -2 + 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2 और +2 मिलकर कितना होता है? 0। देखो पी ऑफ एक्स का मान 0 आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। तो अर्थात शून्यक वे होते हैं जिसका मान रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो रेखीय बहुपद का शून्य क्या होता है? अचर पद बटे एक्स का गुणांक, सामने माइनस लगाकर। ठीक, अच्छा, अब उसी प्रकार से द्विघात बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने? 2 शून्यक। हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक, कितने हैं? अल्फा और बीटा है। तो अब देखो शून्यांकों का योग,
शून्यांकों का क्या दिया इसमें, हाँ शून्यांकों का योग, मिटा दो इसको, शून्यांकों, हाँ शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अर्थात शून्यांक कितने माने हैं, अल्फा और बीटा माने हैं ना, तो शून्यांकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है, अर्थात शून्यांकों का योगफल जो होता है इस द्विघात बहुपद में जो किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, माइनस लगा के यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो एक्स का गुणांक कितना है इसमें देखो, माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है अपॉन ए, और यहाँ पे बी है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ठीक, तो शून्यांकों का योगफल कितना होता है, खूब पूछा है यूपी बोर्ड में, बोलेगा इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताओ। ठीक, तो आप तुरंत देखेंगे एक्स का गुणांक कितना होगा, उसको यहाँ रखेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग कर देंगे। ठीक, सामने माइनस लगा देंगे तो आपका मिल जाएगा शून्यांकों का योगफल। कभी कभी पूछता है शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है उस द्विघात में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो इसमें अचर पद कितना है, सी अपॉन ए हो जाएगा। ए क्यों किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, अचर पद सी है। ठीक, तो ऐसे पूछेगा, बोलेगा इस द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योगफल बताओ, फिर दोबारा क्या पूछ लेगा, शून्यांकों का योगफल बताओ। और कभी कभी ये दोनों दिया रहेगा तो आप पूछ लेगा कि इस द्विघात बहुपद का फॉर्मेशन करो। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाएगा, अगर आपको शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है, उसके लिए हम आगे अब देखते हैं। ठीक, इसको रफ कर दें, चलिए। ठीक, अब अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, जैसे देखो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, बोलेगा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा समथिंग करके। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी समथिंग करके कुछ दिया रहेगा। तो आपसे कहेगा कि उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुपद को ज्ञात कीजिए, तो उस केस में बहुपद जो होता है पी ऑफ एक्स जो होता है के टाइम्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ क्या कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या, नहीं वो हमको बहुपद मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। सॉरी यहाँ शायद माइनस है। ठीक, तो आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, हाँ अब सही है। तो हमने क्या कहा कि जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा, तो आपसे एग्जामिनर क्या कहेगा, पूछेगा कि आप इस बहुपद का निर्माण करो। वो बहुपद कौन सा है, तो उस बहुपद को कैसे बनाओगे, तो उस बहुपद को बनाने के लिए हम लिख लेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू, जहाँ पे के क्या है, एक वास्तविक नंबर है, क्या है, एक वास्तविक नंबर है। ठीक, अब इस वास्तविक मान के लिए इसका मान क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, मतलब अनंत का मतलब होता है जीरो से लेकर के अनंत तक। ठीक, ये नहीं कि अनंत इनफाइनाइट रख दोगे, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत से बहुपद का निर्माण होता चला जाएगा। के का मान अलग रहेंगे तो बहुपद का मान भी अलग हो जाएगा, फिर के का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान दूसरा आ जाएगा, के का मान 3 लेंगे तो तीसरे बहुपद का मान आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही इनफाइनाइट बहुपद का निर्माण कर सकते हैं इस सूत्र के मदद से। अगर आपको क्या क्या दिया रहेगा, बहुपदों का योगफल और बहुपदों का गुणनफल। ठीक, देखो यहाँ दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ दिया रहेगा, यहाँ रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा, यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स है, तो आपको वह बहुपद मिल जाएगा। कितना बहुपद मिलेगा,
जितना के का मान होगा। ठीक, अब के का मान अगर नहीं दिया रहेगा तो उस बहुपद से इस शून्यांकों से कितना बहुपद बना सकते हैं, अनंत बहुपद बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक, 2020 या 23 में आया है, देखते हैं। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा हम, पूछा है कहाँ पे, नहीं रहा सवाल ऐसा कोई। चलो मिल गया। ठीक, 2023 में आया एक सवाल, यहाँ देखिएगा, जूम करके दिखाते रहेंगे। यहाँ दिया शून्यांकों 6 और तथा माइनस वाले कितने बहुपद होंगे। शून्यांकों 6 तथा -1। अब दो शून्यांक दिया आपको, एक 6 है, दूसरा -1 है। तो अगर दो शून्यांक है तो इसका मतलब वो बहुपद कैसा है, द्विघात का बहुपद है। ठीक, तो वही पूछ रहा है। शून्यांक दिया, अल्फा का मान दिया कितना, -6 दिया है। ठीक, अल्फा बराबर कितना दिया, 6 दिया। बीटा बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इससे मतलब इतने शून्यांक से कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। 2023 में बहुविकल्पी में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन 1 दिया है क्या, 1। ठीक, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है, 3, ऑप्शन डी दिया है 3 से अधिक। 3 से अधिक मतलब भैया 3 से अधिक, उसका कहने का मतलब यह है कि 3 से अधिक मतलब 3 से अधिक कहाँ तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो ना। 3 से अधिक कह रहा है, 3 से अधिक का मतलब अनंत बना सकते हो। तो अभी हमने आपको बताया कि जब आपको यह दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे हम। तो हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल। कोष्टक बंद करेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ के रख दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बराबर 6 दिया है, बीटा बराबर -1 दिया। ठीक, जोड़ेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा, इंटू एक्स कर देते हैं। अल्फा का मान कितना है, 6 है, बीटा का मान कितना है, -1 है, यहाँ इंटू है। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 1 जाए कितना आएगा, 5। यहाँ साइड में कितना है, एक्स है। फिर यहाँ देखो 6 गुणे -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -6 और प्लस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या आ गया, बहुपद आ गया। लेकिन यहाँ देखिए एक के का मान जो है हमको पता नहीं है। तो के का मान हमने बताया था एक क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। तो इस वास्तविक संख्या के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग बहुपद आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा टिक करें, एक बहुपद बनाए कि 2 बनाए कि 3 बनाए कि 3 से अधिक वाले पे, एक कैसे होगा, फिर वही बात की। अब अगर के का मान 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, के का मान 2 रखेंगे तो 2 बहुपद बन जाएगा। 3 से अधिक, क्योंकि के का मान क्या है, 0 से लेकर के अनंत है। ठीक, एक वास्तविक संख्या है जिसका मान 0 से अनंत होता है। तो अनंत बहुपद बनेंगे, अर्थात 3 से अधिक। इसमें अनंत दिया नहीं है लेकिन ये दिया है 3 से अधिक, तो एक ही ऑप्शन होगा 3 से अधिक। ठीक, उसी प्रकार